तो आज का जो टॉपिक है बेसिकली क्लास का वो फीचर सिलेक्शन और फीचर इंजीनियरिंग है। फीचर बेसिकली क्या है? फीचर आपके पास वो एट्रीब्यूट्स या कॉलम्स हैं जो आपने अपनी मशीन लर्निंग के मॉडल के लिए यूज़ करने होते हैं मॉडल बिल्डिंग के लिए। अब ये जो काम है मशीन लर्निंग के अंदर, क्योंकि मशीन लर्निंग में एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, इसमें आपको हैंड क्राफ्ट फीचर्स बनाने पड़ते हैं, यानी पहले आपको फीचर खुद से बनाने पड़ते हैं, तब आपको मॉडल के अंदर देने होते हैं उसके, या इनकेस उसकी प्रिपरेशन करनी पड़ती है, क्लीनिंग करनी पड़ती है, ठीक है, और न्यू फीचर्स ऐड हो सकता है, बनाना पड़ता है। और फीचर को सिलेक्ट करना होता है कि कौन से फीचर मुझे मॉडल के अंदर चाहिए और कौन से ज़्यादा बेहतर है। तो इसमें दो वो हैं कॉन्सेप्ट, एक है फीचर सिलेक्शन का और एक है फीचर इंजीनियरिंग का। फीचर सिलेक्शन का मतलब ये है सिंपल कि आपने सिर्फ वो वेरिएबल्स वो फीचर्स लेने हैं, कॉलम लेना है जिसके अंदर हाई इंफॉर्मेशन मौजूद है आपके पर्टिकुलर मॉडल के हिसाब से। फॉर एग्जांपल, हमने अभी लीनियर रिग्रेशन पढ़ा था, तो लीनियर रिग्रेशन में हमने कोरिलेशन की बात की थी कि कोरिलेशन जिसका 0.75 से अबव है या 0.7 के, तो वो हाईली कोरिलेटेड है और लीनियर रिग्रेशन लीनियर रिलेशनशिप फॉलो कर रहा है। अब जब वो लीनियर रिलेशनशिप आपके पास फॉलो कर रहा है, तो हम उस पर्टिकुलर फीचर को लेंगे जो हमारे लीनियर रिग्रेशन के मॉडल के अंदर हमारे पास 10 फीचर्स हैं। 10 फीचर्स में से हमने वो सिलेक्ट करना है सिंपली जिसके अंदर आपके पास फीचर्स की ज़्यादा, क्या कहना चाहिए, आपके पास ज़्यादा होगी वैल्यू कोरिलेशन की, तो हम ज़्यादा बेहतर बोल रहे हैं। डिसीजन ट्री के अंदर, डिसीजन ट्री में याद होगा मैंने एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि उसका जीनी का इंडेक्स का, और आपके पास एक जीनी था हमारे पास और एक एंट्रोपी था। अब ये भी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन की टाइप्स हैं, जैसे कोरिलेशन से हम इंफॉर्मेशन पता कर रहे हैं, जीनी और एंट्रोपी भी हम फीचर्स की निकालते हैं। हर एक फीचर की, अब मेरे पास जैसे कि फॉर एग्जांपल 10 फीचर्स हैं, तो 10 फीचर्स के ऊपर हमने जीनी और एंट्रोपी कैलकुलेट कर लेते हैं, जीनी इंडेक्स कैलकुलेट किया था, जो कि हमारे पास याद हो अगर आप लोगों को, तो वो 1 - p ऑफ i का फॉर्मूला था, जिस प्रोबेबिलिटी ऑफ i इस तरीके से समेशन, ठीक है। तो हम हर एक फीचर पे कैलकुलेट कर रहे थे, जिस फीचर की सबसे ज्यादा जीनी इंडेक्स होता था, जिस जीनी वैल्यू होती थी, उसको हम रूट नोड बनाते थे और उसकी बेसिस के ऊपर स्प्लिट करते थे, ठीक है। अब ये फीचर, अच्छा, डिसीजन ट्री को एक और चीज मैं बता दूं, यहाँ पर बताता चलूं कि डिसीजन ट्री को हम फीचर सिलेक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। याद होगा मैंने फीचर इंपॉर्टेंस लास्ट टाइम पे डिसीजन ट्री में लेक्चर में, अगर याद नहीं हो तो उसको देख लीजिएगा कि डिसीजन ट्री के लेक्चर में मैंने एक बात दिखाई थी कि हर एक फीचर की एक अपनी इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है। और उस हिसाब से अगर यहाँ पे मैं, मेरे पास फाइल हो डिसीजन ट्री की, डिसीजन ट्री क्लासिफायर, ओ इसके अंदर है डिसीजन ट्री के अंदर लास्ट, अच्छा ये देखें, ये दिखाए थे मैंने, याद है ये? ये देखें, हर एक फीचर की रेस्पेक्ट में उसकी इंफॉर्मेशन आई हुई कि कितना ज़्यादा जीनी जीनी इंडेक्स किसका कितना था। तो हम उससे फीचर इंपॉर्टेंस पता कर सकते हैं कि हमने फीचर सिलेक्ट कौन से करे। यह है फीचर सिलेक्शन का मेन गोल। बात समझ आइए जी सर। सबको? सर जैसे लास्ट सेक्शन में डिस्कस किया था, तो वो हम ऐसे फीचर भी सिलेक्ट कर सकते हैं ना जिसके दरमियान में आपस में कोरिलेशन का मतलब। अच्छा, वो रिग्रेशन का सिनेरियो था। वो रिग्रेशन का सिनेरियो ये था कि मैंने ये बताया था, बुक का भी रेफरेंस दिया था उसके अंदर, मशीन लर्निंग मास्टरी का, कि उसमें ये बात गिवन है कि आपको को रिलेटेड जो डिपेंडेंट फीचर होंगे ना, अगर आपने एक बाय वेरिएबल फॉर एग्जांपल, मैंने इसमें एक चीज़ कवर नहीं हमारे पास हो सकता है कि दो फीचर लीनियर रिग्रेशन मुझे दो फीचर्स की बेसिस पे करना है, x1 और x2, ठीक है। ये एक टाइप होती है मल्टी रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन। दो फीचर्स हैं जिनकी बेसिस पे मैंने अपनी y को प्रिडिक्ट कर। अब प्रॉब्लम ये है, अगर ये दोनों आपस में डिपेंडेंट होंगे और को हाईली कोरिलेटेड होंगे, तो हमारे पास मॉडल के अंदर प्रॉब्लम आ सकती है किसी सिनेरियो के अंदर। इनको अनकोरिलेटेड, अगर हमारे पास ये जो है अनकोरिलेटेड हो और इसका सिंगल इससे हो कोरिलेशन हाई, तो हम इस ऐसे फीचर्स को लेंगे। मैंने ये बात की,
ठीक है, क्लियर है? जी सर। अब हम यहाँ फीचर सिलेक्शन के ऊपर आ गए। फीचर सिलेक्शन, अब एक फीचर इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट। फीचर इंजीनियरिंग का एक कॉन्सेप्ट है और इसके लिए मैं एक बुक है, पाइथन फीचर इंजीनियरिंग कुक बुक। ठीक है, मैंने लास्ट में नीचे रेफरेंस भी दिया हुआ उसका। तो उसको है ना, उसके अंदर फीचर इंजीनियरिंग के जो टेक्निक्स हैं मल्टीपल टाइप से, यानी आपके पास इम्प्यूटेशंस की टेक्निक हो गई या टाइम सीरीज का डेटा जब होगा आपके पास, तो आप किस तरीके से इंजीनियरिंग करेंगे। फीचर इंजीनियरिंग का सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है कि आपने अपने है जो फीचर्स हैं गिवन है, उनको ट्रांसफॉर्म करना है अपने मॉडल के हिसाब से। ठीक है, मेरे पास इसकी एग्जांपल मैं इस तरीके से लेता हूँ। देखते हैं हम, टेक्स्ट यहाँ बना देते हैं। मेरे पास डेट आ रही है, आज डेट क्या है? 2020। मंथ क्या है आपका? अप्रैल और 5। अब मेरे पास ये डेट आई है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें से मुझे इस डेट में से फीचर्स निकालने हैं। मैं फीचर्स कैसे निकालूंगा? फीचर इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट लगाऊंगा। फीचर इंजीनियरिंग कैसे लगाऊंगा? हम लोग अब इसको किस किस चीज में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं आज की डेट को? कोई भी इंडिविजुअली, हबीब के अलावा बताएं। फातिमा, नाल, आप में से कोई बताएं कि इसको हम कितने में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? क्या हम इसको तोड़ सकते हैं डेट को? फीचर बना सकते हैं इसमें से कोई? यस और नो करके बता दें। बना सकते हैं मंथ डे और टाइम के हिसाब से। मंथ डे और टाइम के हिसाब से। थोड़ा जल्दी बताया करें ताकि क्लास के अंदर ना जल्दी से। मंथ डे एंड ईयर, 3। ठीक है, इसके अंदर आप, मैं इस तरीके से लिख देता हूँ। पहले ईयर है हमारे पास, ऊपर वाली डेट में, फिर हमारे पास मंथ आया है, एंड देन आपके पास डे आया। तो ये जो चीज़ हैं, ये 3 फीचर्स हमने इससे ड्राइव कर लिया। अब ये काम था फीचर इंजीनियरिंग का। ठीक है, जब आपने इंजीनियर किए कोई फीचर उसमें से, ठीक है, निकाले, तो ये आपके पास फीचर इंजीनियरिंग का था। लेकिन फीचर सिलेक्शन का मतलब क्या हुआ? आपके पास बने बनाए फीचर्स हैं, उनमें से सबसे जैसे कि X1, X2, X3 एंड सो ऑन। अब इन फीचर्स में से कोई आपने सिलेक्ट करने हैं ऐसे फीचर जो आपको आपके मॉडल के हिसाब से ज़्यादा रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन रखते होंगे और यूज होंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर है फीचर इंजीनियरिंग और फीचर सिलेक्शन का? क्लियर है? यस। चलें। अच्छा, लास्ट टाइम मैंने पीसीए पढ़ाया था। तो पीसीए एक तरीके से भी फीचर एक्सट्रैक्शन टाइप हम लोग कह सकते हैं कि फीचर एक्सट्रैक्शन का एक मैथड था। फीचर एक्सट्रैक्शन का क्या हमने उसमें क्या किया था? रिड्यूस किया था ना फीचर्स को, इंजीनियर किया था एक तरीके से। पीसीए में क्या किया था हमने? 3 फीचर्स थे और उनको 2 में कन्वर्ट कर दिया था। यहाँ पर एक इमेज के थ्रू शो किया हुआ है। तो ये भी एक टाइप थी फीचर इंजीनियरिंग, हमने जो पीसीए के ऊपर काम किया। अब हम थोड़ी सी ये कुछ लाइब्रेरीज इंपॉर्टेंट यूज करते हैं, और ये एक डेटा सेट है सैलरी के ऊपर के सर्वे है, जिसके अंदर ये लिया गया है कि कितनी एजुकेशन के रेस्पेक्ट से और एज के रेस्पेक्ट पे, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस पे कितनी सैलरी है लोगों की। तो यहाँ हम ज़रा देखते हैं इसको। एजुकेशन है, कन्वर्टेड सैलरी है, हॉबी एंड कंट्री, स्टैको फॉर जॉब्स रिकमेंडेड एंड सो ऑन। फीचर्स है इसमें, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, एज, जेंडर। अब हम इसको थोड़ा सा चेक करते हैं। सबसे पहले प्री प्रोसेसिंग के अंदर पहले इसको चेक करते हैं कि इसमें नल वैल्यूज कितनी है, और यहाँ से भी नल वैल्यूज ऐसे चेक हो जाती है। 99 इंक्रीज है लेकिन कुछ में कमी है, तो हमें पता लग रही है कि कुछ वैल्यूज हैं जिसमें नल है। ठीक है, अब कितनी एग्जैक्टली कितनी कितनी नल है, ये तो नंबर नेगेटिव के अंदर बता रहा है ना कि अब मुझे एग्जैक्ट नंबर चाहिए। वो कैसे? यहाँ से पता लग गया। 334 कन्वर्टेड सैलरी के अंदर है, एंड जेंडर में इतने कम है, सैलरी के अंदर इतने कम। अच्छा, ये एक छोटा सा मैं एक चीज पूछता हूँ, ये बताएं कि पहले एक एक से पूछूंगा। ठीक है, कन्वर्टेड सैलरी है। अब सैलरी को मैं किस पर्टिकुलर, यहाँ पे 334 है, इसको मैं किससे इम्प्यूट करूँ? मिसिंग वैल्यू को किससे इम्प्यूट करूँ? रिप्लेस किससे करूँ मिसिंग वैल्यू? मीन से। सही है।
और जेंडर को किससे करना है? मॉड से। बिल्कुल सही, हम्म, कॉन्सेप्ट है, क्लियर है। अच्छा, ये एक तरीकेकार है मिसिंग वैल्यूज को चेक करने का कॉलम्स के अंदर। ठीक है, क्या ये लाइब्रेरी है MSNO के नाम से, इसके अंदर है, किसके अंदर थी है, मिसिंग नंबर्स के नाम से। ठीक है, तो इसके अंदर आपने एक मैट्रिक्स MNSO मैट्रिक्स और डेटा फ्रेम सेंड कर दें इसमें, तो आपको पता लग जाएगा कितनी मिसिंग है। जहाँ जहाँ पे ये वाइट शेडो है और जहाँ पे कम्प्लीटली ब्लैक है फिल है, तो इसका मतलब इसमें मिसिंग नहीं है। लेकिन जहाँ जहाँ पर है वो उसका मतलब है कि आपके पास मिसिंग है। ये विजुलाइज करके थोड़ा सा मिसिंग वैल्यू। ये मीन आ गया। जैसे कि आपने कहा था कि इसको इम्प्यूट कैसे करें मीन से, मैंने कन्वर्टेड सैलरी को जहाँ पर नल वैल्यूज थी वहाँ मीन से कर रहा हूँ, लेकिन राउंड कर रहा हूँ 2 तक, मैं सिर्फ 2 वैल्यूज आगे तक आएंगे। ठीक है, सही है। अब मिसिंग वैल्यू देखिए हमने, डी टाइप देखिए नहीं है, फ्लोट वैल्यू है। नेक्स्ट, अब हमारा जो काम है इसके अंदर, तो लास्ट टाइम रिपीट कर दिया, कनेक्शन का इशू हो गया। अच्छा यहाँ से, यहाँ कन्वर्टेड सैलरी से, कहाँ से रिपीट करना है ये मुझे पता है। तो फिर से आवाज कटी। ये आप जो ब्लैक एंड व्हाइट बार के बाद जो बोलोगे ना। सही है, आवाज़ बहुत कट। ओके, एक सेकेंड। हम लोग जो बात कर रहे थे वो थी मिसिंग वैल्यूज के ऊपर। तो ये जो मैट्रिक्स है बेसिकली, ये एक विजुअलाइजेशन शो करवा रहा है। इस विजुअलाइजेशन में हम क्या कर देख सकते हैं, इसमें ये देख सकते हैं हम कि मिसिंग वैल्यूज हैं कहाँ, किस किस कॉलम में, विजुअलाइज करके। एक तो टेक्निक ये थी कि हम लोग इज नल करके चेक कर रहे हैं। ठीक है, इससे वैल्यूज का काउंट पता लग रहा है। लेकिन अगर मुझे विजुअलाइज करना है कि कौन कौन से में है, तो जिनमें वाइट वाइट हो रहा है तो ये मिसिंग है कहीं ना कहीं, और यहाँ पे कम्प्लीटली फिल है, इसका मतलब ये मिसिंग नहीं है, ये सारी वैल्यूज मौजूद है। क्लियर है ये बात? यस। ठीक है। अच्छा, मैंने इसको अगेन मीन से, आपके पास मीन से वो कर दिया है, इसको इंप्यूट किया है सिंपल। अब एक और फीचर सिलेक्शन के लिए हम लोग एक मेथड यूज कर रहे थे कोरिलेशन का। ठीक है, जो हम पढ़ते हुए आए हैं, इधर मैंने अगेन थोड़ा सा दिखा दिया क्योंकि आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूँ, इस पर इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। सिंपल हमने कोरिलेशन देखा, और कोरिलेशन की बेसिस के ऊपर हम चेक कर रहे हैं कि कौन सा फीचर सिलेक्ट किया जाए। ठीक है, ये एक टेक्निक है। अब ये डिपेंड, चूँकि मैंने बताया कि रिलेशनशिप्स को हम प्रॉब्लम्स के हिसाब से देख रहे होते हैं। अब देखें, ये बहुत कम है, सही है, ये बहुत कम है, ये बहुत कम है, आपके पास ये वैल्यूज कम है। लेकिन क्या इसका मतलब ये हुआ कि इनके दरमियान रिलेशनशिप नहीं है कोई? तो आई थिंक स्क्रीन आपकी ना वो उस पर ऐड की हुई है, फीचर सिलेक्शन यूजिंग कोरिलेशन मैट्रिक्स की हेडिंग ऐड की हुई है। ओके, सही हुई। अब नहीं। के अंदर क्या है कि फीचर सिलेक्शन मैंने मैट्रिक्स की बेसिस, कोरिलेशन की बेसिस पे करनी है। अब मेरा सवाल ये था कि वैल्यूज ये बहुत कम है, तो इसका मतलब क्या ये हुआ कि इनके दरमियान कोई रिलेशनशिप ही नहीं है? क्या इसका ये मकसद हो सकता है? बताएं। जैसे इसके 0.0071 है इसकी वैल्यू, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस का और कन्वर्टेड सैलरी का, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनके दरमियान कोई रिलेशनशिप ही नहीं है सिरे से? इसका मतलब ये है या नहीं, या कुछ और? तो आई थिंक हो भी सकता है। कैसे हो सकता है वो? अच्छा,
देखें लाजमी नहीं है रिलेशनशिप को, ये लिनियरिटी के ऊपर लाजमी नहीं है कि कोरिलेशन से ना पियर्सन कोरिलेशन जो ये है इससे हम बताते हैं रिलेशनशिप। हो सकता है ये पॉसिबिलिटी है कि आपके पास नॉन लीनियर रिलेशनशिप हो, कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन बन रहा हो फॉर एग्जांपल, ठीक है, आपके पास ये किसी किस्म का क्वाड्रेटिक हो कोई और साइन फंक्शन बन रहा हो, कुछ ना कुछ होगा। रिलेशनशिप किसी और टाइप का हो सकता है, लाजमी नहीं लीनियर हो। तो इससे हम लोग लाजमी नहीं है कि सिर्फ हमेशा को रिलेशन मैट्रिक्स की बेसिस पे जज कर लें कि हमारे पास फीचर्स का आपस में सिलेक्ट कर लें इसको, ठीक है। फीचर सिलेक्शन के लिए हम लोग ये एक तो टेक्निक हमने कोरिलेशन देखी, लेकिन मैंने एक और बात की कि कोरिलेशन के अलावा एक टेक्निक ये है कि आप ये कर लें, डिसीजन ट्री बना लें फीचर्स के ऊपर, ठीक है। डिसीजन ट्री बनाने से फ़ायदा क्या होगा, डिसीजन ट्री लगाने से, डिसीजन ट्री एक तरीके से आपको फीचर्स निकाल के भी देता है। फीचर्स किस तरीके से, जब मैंने दिखाया था कि यहाँ पे फीचर इंपॉर्टेंस आती है डिसीजन ट्री के ऊपर। डिसीजन ट्री आपके पास हर एक फीचर का एक जीनी इंडेक्स वैल्यू कैलकुलेट करता है। वो जो जीनी इंडेक्स वैल्यू होती है बेसिकली वो उसकी इंपॉर्टेंस होती है उस मॉडल की, उस फीचर की, उस मॉडल में। अब हम जब इस इम्पोर्टेंस को देखते हैं कि किसकी वैल्यू सबसे हाई है, तो हम कोशिश करते हैं कि हम ज़्यादा फीचर यानी ज़्यादा जीनी वैल्यूज या इंफॉर्मेशन जो दे रहा है वो फीचर सेलेक्ट कर लें और उसके ऊपर मॉडल बिल्ड कर लें अपना नेक्स्ट जो हम करना चाह रहे हैं। सही है, क्लियर है ये बात? यस। ये एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस था, ये आपके पास एक मशीन लर्निंग का मॉडल यूज करके आप कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर थोड़े से प्रॉब्लम्स अभी देखें, इधर है ना, थोड़ी सी फीचर के हवाले से काम करने के लिए। हाँ, तो ये आगे हम यहाँ पे कॉमा आ रहा है, तो कॉमा को सिंपली पहले रिप्लेस कर दिया है मैंने, str कॉमा रिप्लेस, किससे, कॉमा को आपने एम्प्टी से रिप्लेस किया। अच्छा, यहाँ पे चूंकि मैं स्केलिंग बता चुका हूँ, इस लेक्चर में कवर करने का थोड़ा था रख दिया था, लेकिन आप लोगों को पता है स्केलिंग होती क्या है और कैसे होती है। तो ये हिस्टोग्राम है। अच्छा, मिन मैक्स स्केलर क्या करता है, किस रेंज में लेके आएगा? 0 से 1 की 0 से 1 की रेंज में। और स्टैंडर्ड स्केलर? वो मीन को नहीं, स्टैंडर्ड डेविएशन को 1 पे सेट करता है और मीन 0 पे होता है और उसके हिसाब से वो स्केल कर देता है। बिल्कुल छोटे छोटे। बिल्कुल सही। ठीक है, तो अब मैंने थोड़ा सा फीचर सिलेक्शन की थोड़ी सी एक दो चीज़ें बताई थी कि ये एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एक मॉडल के थ्रू कर लिया, ठीक है, आपने फीचर सेलेक्ट कर लिया इसमें, और जो स्टैटिस्टिकल मॉडल्स हैं उनके थ्रू भी आप कर सकते हैं मज़ीद स्टैट्स देख के फीचर्स के ऊपर। अब वो जो इन डेप्थ है इसके हवाले से तो आप लोगों को वो चेक करना होगा बुक्स के अंदर और चीज़ों के अंदर, ठीक है। अगर रिसोर्सेज चाहिए होंगे तो मुझसे पूछ लीजिएगा इंडिविजुअल में, मैं बता दूंगा कि कौन से स्पेसिफिकली रिसोर्सेज हैं वो जहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा फीचर इंजीनियरिंग का टास्क करते हैं टेक्स्ट के डेटा पे। अभी तक हम सिर्फ वो डेटा के ऊपर काम कर रहे थे जो हमारे पास था, सिंपल आपका न्यूमेरिक डेटा के ऊपर ही, लेकिन अब टेक्स्ट का भी तो डेटा होता है आपके पास, ठीक है। एनएलपी इसकी एक डोमेन है ना, एनएलपी मशीन लर्निंग की एक पूरी डोमेन है एनएलपी। अब एनएलपी के अंदर क्या होता है, एनएलपी के अंदर आपके पास काम ये होता है कि बेसिकली आप नेचुरल लैंग्वेज के ऊपर काम कर रहे हैं। एनएलपी स्टैंड्स फॉर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ठीक है, एक सब डोमेन है। अब इसके अंदर जब आप स्पीच के ऊपर काम करेंगे, स्पीच का हमें पता है कि स्ट्रिंग डेटा होता है, टेक्स्ट डेटा आपका स्ट्रिंग में होता है, और स्ट्रिंग फॉर्मेट पे क्या आप यूज कर सकते हैं मशीन लर्निंग के मॉडल्स? स्ट्रिंग्स को आप यूज कर सकते हैं एमएल के मॉडल्स में? नो। कॉन्फिडेंस से बोलो यार, नो नहीं कर सकते, क्योंकि आपका हमें न्यूमेरिक जो मशीन लर्निंग का है बेसिक ये याद रखेंगे, एक मैपिंग फंक्शन की तरह है और ये मैप करता है चीज़ों को, और मैपिंग फंक्शन हमेशा न्यूमेरिक डेटा के ऊपर जाता है। अब इसके अंदर हमारे पास क्या चीज़ है, टेक्स्ट है,
अब इस टेक्स्ट डेटा को हमें ट्रांसफॉर्म करना होगा, फीचर इंजीनियरिंग की बात जो मैं कर रहा हूँ, ट्रांसफॉर्म किस में करना होगा इसको, नंबर्स में। अब उसकी कुछ टेक्निक्स होती हैं, लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा टेक्स्ट के अंदर मसला ये होता है कि क्लीनिंग करनी होती है थोड़ी सी। क्लीनिंग कैसे करनी है अब देखें। यहाँ पर मैंने ये किया है कि टेक्स्ट को क्लीन करना है, ये वाला टेक्स्ट है आपका स्पीच में, ठीक है। ये वाला पर्टिकुलर कॉलम उठाया है और इस कॉलम पे देखा है कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ ये कहलाती है रेगुलर एक्सप्रेशन। रेगुलर एक्सप्रेशन पढ़े हैं? नो सर। नहीं पढ़े? चलें, रेगुलर एक्सप्रेशन एक तरीके से आपके पास क्या कहना चाहिए, एक पैटर्न होता है, ठीक है, जो आप सर्च कर रहे होते हैं बेसिकली अपने टेक्स्ट के अंदर। जैसे कि मेरे पास एक रेगुलर एक्सप्रेशन में बना के दिखा देता हूँ। अब मेरे पास, मैं एक बात कहता हूँ कि भाई मेरे पास जो भी टेक्स्ट आए ना, मेरा एक प्रोग्राम हो जिसके अंदर मेरे पास टेक्स्ट में ए आ रहा हो, उसके बाद बी आकर करे और उसके बाद कितने भी ए आ सकते हैं, ठीक है। मेरा प्रोग्राम ये इस पैटर्न की चेकिंग करेगा। अब ये जो पैटर्न है इसको हम किस तरीके से लेके आए, आप ए तो इन्फिनिट आ सकते हैं उसके बाद, तो अब हम इसको किस तरीके से प्रोग्राम को बताएंगे कि भाई कितने ए पे जाके क्या होना चाहिए। अगर पैटर्न में फॉर एग्जांपल ए और बी के बाद अगेन बी आ गया, क्या ये वैलिड है? क्या ये वैलिड है मेरी कंडीशन के हिसाब से? नो। मेरी कंडीशन के हिसाब से वैलिड नहीं है। मैं क्या करूँगा, मैं ये काम करूँगा कि इसकी लिखूंगा आर, एक एक्सप्रेशन ऐसा बनाऊंगा जो मेरा प्रोग्राम उस पर्टिकुलर पैटर्न को ही सर्च करे। बेसिक रेगुलर एक्सप्रेशन होता है बेसिकली पैटर्न है। अब किस तरीके से लिखूंगा, मैं एक लिखूंगा ए, सिंपल। सबसे पहले तो यहाँ पे टेक्स्ट में लिखता हूँ, सबसे लिखूंगा ए। ए के बाद आपके पास क्या करना चाहिए, बी। बी। उसके बाद ए कितने भी आने चाहिए, ठीक है। लेकिन इसको हम पैटर्न में कैसे लाएंगे, ए बी और इसका रेगुलर एक्सप्रेशन लिखेंगे स्टैटिक के साथ, ए स्टैटिक, यानी आपको है फैमिलियर, ठीक है। जी। तो ये हो गया हमारे पास, एक रेगुलर एक्सप्रेशन बन के आ गया इसका, ठीक है। ये रेगुलर एक्सप्रेशन का थोड़ा सा बेसिक मैं इन्फो दे रहा हूँ ताकि समझ आ जाए कि फिर हम लोग प्रोग्राम में ये, अगर मेरे पास प्रोग्राम इसको चेकिंग कर रहा हो इस पैटर्न को और उसको कोई और पैटर्न मिल जाए जैसे ए बी बी ए, ठीक है, चूंकि ये पैटर्न के ऊपर फिट नहीं बैठता, मैप नहीं कर रहा होगा, तो वो उसको क्या करेगा, करेक्ट इनपुट नहीं लिया तो आप उसका फेल हो जाएगा, वो आउटपुट सही नहीं देगा, इनकरेक्ट शो कर देगा। ये तरीकेकार है रेगुलर एक्सप्रेशन का। थोड़ा सा ये हल्का सा इंट्रो था, सिर्फ मैं ये बताने के लिए कि ये काम क्या क्या हुआ है। इधर इधर हुआ ये है बेसिकली, आपने हर एक टेक्स्ट इंडिविजुअल उठाया है। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई इसके अंदर जो है ना वैल्यूज हर एक टेक्स्ट में, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ एक कोई, ठीक है। स्पीचेस का डेटा फ्रेम है एंड सॉरी टेक्स्ट, अच्छा जी। अच्छा इसके अंदर है ना, मैं ये देखेंगे ये अजीबो गरीब से कैरेक्टर है स्पेशल, ठीक है, स्पेशल कैरेक्टर होगा कोई है, ये रहा पूरा टेक्स्ट। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई मुझे सिर्फ प्रोसेसिंग वर्ड्स के ऊपर करनी है, क्योंकि मेरे पास जो एनएलपी के मॉडल्स बनते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मुझे टेक्स्ट की बेसिस पे रिकमेंडेशन सिस्टम बनाना है कि लोगों ने रिव्यूज दिए और उस रिव्यू के बेसिस पे मुझे ये बताना है कि कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है या मुझे रिकमेंड होना चाहिए, तो पहले मुझे सिर्फ और सिर्फ वर्ड्स, क्योंकि नंबर्स आपके इमोशंस को, आपके रिव्यूज को नहीं बताएंगे। आपके ऐसी बेसिकली हमें क्या काम करना होता है, लोगों के सेंटिमेंट्स मालूम करने होते हैं उनके वर्ड्स से, कि वो क्या फील करते हैं पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बाद। तो उसके लिए आपको पहले नंबर्स के ऊपर नहीं खेलना होता कि अंदर जो स्टैंडर्ड के बाद आपने कोई फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट का रिव्यू उसके अंदर 101 404 इस तरीके से कोई लिख दिया, वो कोई सेंटिमेंट नहीं है, ठीक है। आपको क्या लिखना है, सेंटिमेंट के लिए आप वर्ड्स की तरफ जाते हैं। वर्ड्स यहाँ पर क्या रखने हैं मुझे, मैंने यहाँ पे ये काम किया कि बेसिकली मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने स्पीच के अंदर वर्ड्स चाहिए A to Z वाले, इसके अलावा जितने भी हों, इसका मतलब ये स्मॉल ए से लेके स्मॉल जी तक, कैपिटल ए से कैपिटल जी तक, ठीक है। मैंने आगे किया ये नेगेट का, इसका मतलब है नेगेट, इसका मतलब ये हुआ सिंपल इस एक्सप्रेशन का कि ए और बी के अलावा जितने भी स्पेशल कैरेक्टर्स आ रहे हैं, ए से लेके जेड तक के अलावा जितने भी कैरेक्टर्स आ रहे हैं उनको रिप्लेस कर दो किससे, नल से, एम्प्टी से।
एम्प्टी स्ट्रिंग से, सॉरी ये स्पेस है। बात समझ आई है? ये रिपीट करूं? आगे से आ गई? रिपीट कर दें थोड़ा सा एक दफा। अच्छा ठीक है। मैं इसमें ना दिखा देता हूँ करके। जैसे कि आपके पास ये टेक्स्ट है, ठीक है, ओके, ठीक है, was very good। अब ये कोई बंदा है, कोई चिल ब्रो है आपका, और वो क्या कर रहा है, प्रोडक्ट के ऊपर उसने अपने स्टाइल के अंदर कोई कर दिया है काम ना, कि भाई प्रोडक्ट की तारीफ तो की, लेकिन उसने पता नहीं क्या नंबर यूज किए कि भाई बट द प्रोडक्ट बट द 3011 इज 204 मैन, इस तरीके से कुछ सिंबल के अंदर कोई आपका है ना बोल दिया उसने कोई काम। ठीक है, अब हमें तो ये समझ नहीं है कि इसका मतलब क्या था, वो बंदा सिर्फ वही जानता था। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, चूंकि मेरे मॉडल के अंदर ना मुझे इसकी अंडरस्टैंडिंग है, ना मैं इनसे सेंटिमेंट निकाल सकता हूँ। क्या मैं इनसे इससे तो बता सकता हूँ प्रोडक्ट वाज वेरी गुड, इसका इमोशन क्या होगा मिनाल? क्या होगा? इमोशन सेंटिमेंट क्या होगा इसका? पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा, बट द 031 इज 204 मैन, इसका क्या होगा? नेगेटिव। नेगेटिव? ये नेगेटिव भी कैसे पता कि ये नेगेटिव होगा? नहीं, ये तो पता ही नहीं चलेगा, समझ नहीं आ रहा ये तो। बिल्कुल, ये एम्बिग्यूटी है। अब मुझे इन नंबर्स को हटाना है, ठीक है, इन नंबर्स को हटाना है और इसको रिप्लेस करना है। तो मैंने ये सिंपल यहाँ इस रेगुलर एक्सप्रेशन में क्या काम किया कि आपके पास रेगुलर एक्सप्रेशन जो लिखी मैंने, उसके अंदर ये लिखा कि ए से लेके जी, कैपिटल ए से जी तक नेगेट जब मैंने इसको किया यहाँ पे, तो इसका मतलब ये था कि इसके अलावा जितने भी कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि ये 0311204, ये जितने भी कैरेक्टर्स हैं, इनको आप क्या करें, इनको आप रिप्लेस कर दें इसके साथ, स्पेस के साथ। तो अब क्या होगा, यहाँ पर जो है इसकी जगह पे स्पेस आ जाएगा। ठीक है, सही। तो यहाँ पे ये काम किया, बस अब समझ आ गई ये बात? यस। ओके, तो अब हम नीचे आते हैं। ये रन नहीं किया मैंने सर, ये सर रन करता हूं। ओके, स्पीचेस, ये उसके ऊपर है आपका। क्लीन होने के बाद अब ये देखें ये हो गया है, इसके अंदर से हमने जहां जहां पे ये देखें ये यहाँ पे कोलन था, यहाँ पे रिमूव हो गया, इसकी जगह स्पेस आ गया। ठीक है, अब इसको हम एक और काम करते हैं, कुछ कैपिटल के अंदर आ रहे हैं, कुछ स्मॉल में आ रहे हैं, कुछ अजीब टेक्स्ट जो लिखते हैं हम लोग, तरीकेकार होता है कि हम लोग नाउन को ठीक है कैपिटल से लिख देते हैं, लेकिन अमंग को इन्होंने पूरा ही कैपिटल से लिख दिया। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि अमंग मौजूद है, 2 दफा मौजूद है हमारे पास, लेकिन क्योंकि नंबर उसको तो कंप्यूटर को लगेगा ये अमंग एक एक, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? केसिंग का। केसिंग का। और जब केसिंग का जो डिफरेंस है, ये कंप्यूटर क्या समझेगा आपका कि भाई ये 0 से कर दो, इसको 1 से कर दो। क्यों? क्योंकि उसको लगेगा ये डिफरेंट है, लेकिन हम जानते हैं कि डिफरेंट नहीं है। तो हम क्या करें, एक सिमिलर केसिंग के अंदर ले आए इनको। ठीक है, तो मैंने यहाँ नेक्स्ट वाले उसके अंदर सेल में क्या किया, नेक्स्ट सेल में सिंपल एक काम ये किया कि मैंने इसको सारे के सारे क्लीन को स्मॉल में कन्वर्ट कर दिया, ये आ गया स्मॉल में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्पेसेस बहुत आ रहा है, इतना स्पेस होना नहीं चाहिए। तो इस स्पेस को भी खत्म करने के लिए क्या काम किया, स्ट्रिप का फंक्शन है। स्ट्रिप का फंक्शन क्या करता है, आपने हर एक इंडिविजुअल पे जाना है, एसटीआर स्ट्रिंग, बेसिकली उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा और स्ट्रिंग के तौर पे लेने के बाद उसको करेगा स्ट्रिप। स्ट्रिप का फंक्शन ये करेगा स्पेसेस रिमूव।
इसने स्पेस रिमूव नहीं किया, नहीं इसने रिमूव स्पेस नहीं किया। चलो मैं इसका बताता हूँ, रिमूव करना चाहिए था वैसे। मैं नीचे आते हैं काउंट वेक्टराइजर पे देखते हैं, टाइम कम है वरना मुझे कहीं जाना है। ओके तो ये एक है काउंट वेक्टराइजर। ये एक तरीके से जो हम बात कर रहे थे फीचर इंजीनियरिंग की बात, तो मुझे इसको कन्वर्ट करना है नंबर्स में। नंबर्स में कैसे कन्वर्ट करूँगा? नंबर्स में मैं ऐसे कन्वर्ट करूँगा कि मैं इसकी एक एग्जांपल बना देता हूँ छोटी सी, ठीक है? काउंट वेक्टराइजर उससे समझ आ जाएगा। बोर्ड शो हो रहा है? यस। ठीक है, आपके पास एक है प्रोडक्ट वाज गुड, ओके ठीक है। अब ये 3 सेंटेंसेस हैं और हर एक सेंटेंसेस को इसके अंदर एनएलपी की जबान में इसको हर एक सेंटेंस को आप एक कॉर्पस कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्पस कहा जाता है एनएलपी की लैंग्वेज के अंदर। तो अब हर एक कॉर्पस को, या ये आप इसको डॉक्यूमेंट कह लें, एक आपके पास डॉक्यूमेंट है इसके अंदर वर्ड्स हैं कुछ, एक आपके पास नेक्स्ट है उसके अंदर कुछ और वर्ड्स हैं, नेक्स्ट है कुछ और वर्ड्स हैं। अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है क्योंकि मेरे पास जो वैल्यूज जो जाती है फीचर्स की वो किस स्टाइल में होती है? मैट्रिक्स स्टाइल होता है ना, बात यही है। कॉलम और रॉज होती हैं वो। क्या आपने कॉलम और रॉज के फीचर भेजने होता है मॉडल्स के अंदर? हाँ या ना? यस सर। अब इसको हम इसको इस स्टाइल में कैसे लेके आए, अब ये सवाल है। अब इसको कैसे लेके आना है? इसको ऐसे लेके आना है कि सिंपली मेरे पास हर एक वर्ड के इंडिविजुअल मैंने देखना है कि प्रोडक्ट, ठीक है, एक फीचर हो गया प्रोडक्ट एज अ कॉलम वॉज वर्ड यू आर ए, ठीक है, पर्सन ही इज लिख दिया था नहीं। अब ये जो सारे आपको दिख रहे हैं ना, ये हर एक वर्ड को मैंने अलग अलग लिखा है। ये इसलिए मैंने लिखा है हर एक वर्ड को अलग अलग, क्योंकि ये अब हर एक वर्ड जो है बेसिकली मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ फिर मैं दिखाता हूँ। ये सिंपली मैं ये दिखाता हूँ कि प्रोडक्ट है, ठीक है, गुड है और पर्सन है, ठीक है, और ऐसा वर्ड जो रिपीट हुआ है आ, ठीक है। अब मुझे मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। अब मैट्रिक्स में कैसे कन्वर्ट करूंगा? इसको मैं एज अ एक फीचर सपोज करूंगा, हर एक वर्ड को एज अ वन फीचर, ठीक है, ये एक फीचर है, ये एक फीचर है, ये एक फीचर है। अब होगा क्या? डॉक्यूमेंट में मैंने जाके हर एक कॉर्पस में हर एक सेंटेंस में जाके चेक करूंगा कि कितना कितने सारे हैं इस डॉक्यूमेंट में। फर्स्ट वन सेंटेंस को देखेंगे तो इसमें हम देखेंगे कि भाई प्रोडक्ट कितनी दफा आया है, यहाँ पर प्रोडक्ट कितनी दफा आया है? वन टाइम। वन टाइम आया। इसमें गुड कितनी दफा है? वन टाइम आया। और भी कोई बोल ले। तो पर्सन कितनी दफा है? पर्सन कितनी दफा है इस सेंटेंस में?
एक दफा क्या बोला? वन टाइम? इस सेंटेंस में आया पर्सन के? नहीं नहीं, इस सेंटेंस में नहीं आया। 0 आया, ये आया इस सेंटेंस में? नहीं आया, 0। ठीक है, सेकंड सेंटेंस पे आते हैं। प्रोडक्ट आया? नहीं आया। गुड आया? यस आया। ठीक है, पर्सन आया? यस आया। आया? यस। सेकंड थर्ड वन सेंटेंस में आते हैं। ही आया? ही तो हमारे पास है नहीं। पर्सन आया फॉर एग्जांपल? नहीं आया। हाँ, पर्सन आया है, सॉरी। गुड आया? नहीं आया। ये प्रोडक्ट का था, पर्सन का नहीं था। गुड आया? नहीं आया। थर्ड सेंटेंस में पर्सन आया? यस आया, यस। अब देख रहे हैं, अब कन्वर्ट हो गया ये फीचर्स में, मैट्रिक्स बन गया, बन गया। यस। ठीक है, अब ये मैंने चार के ऊपर किया है, लेकिन यहाँ पे जितने भी वर्ड्स होंगे ना, हर एक वर्ड की एक वोकेबलरी होगी, हर एक वर्ड के रेस्पेक्ट में एक फीचर आएगा, और हर एक वर्ड के ऊपर आपने जाके हर एक डॉक्यूमेंट के अंदर जाके देखना है कि उस डॉक्यूमेंट में पर्टिकुलरली कितनी टाइम ये वर्ड्स आए। अब हो सकता है मेरे डॉक्यूमेंट में 10,000 के करीब वोकेबलरीज हों जो मैंने उसको लर्न करवाई हैं। तो मेरे पास टेक्स्ट फाइल थी ना, उसके अंदर 10,000 वर्ड्स मौजूद हैं। अब 10,000 वर्ड्स ऐसे पहले मैप होंगे, ठीक है, और उनके रेस्पेक्ट को फिर हर एक डॉक्यूमेंट में चेक होगा कि कौन सा 1 है कौन सा 0 है। लेकिन यहाँ पे 1 0 तो आ गया, ये 1 हॉट इनकोडिंग नहीं लग रही वैसे? तो 1 हॉट इनकोडिंग की तरह नहीं लग रहा? क्या चीज? 1 हॉट इनकोडिंग पढ़ाई थी ना मैंने, गेट डमीज करके। 0 1 वाली। हाँ, वो लग रहा है ये, लेकिन ये वो नहीं है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि हर एक डॉक्यूमेंट हो सकता है, फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा टेक्स्ट में चेंजिंग करता हूँ, और मैं यहाँ पे लेता हूँ एक नया बेड, बेड का भी कॉलम लगा देता हूँ, ठीक है। और अब मैं इसी सेंटेंस में थोड़ा सा आगे, बट जॉन वॉज नॉट, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे इसी सेंटेंस में, ये एक ही सेंटेंस है, सही, इसी सेंटेंस में बेड को दोबारा किया है। तो अब मेरे पास बेड का जो है फर्स्ट सेंटेंस में तो 0 है, सेकंड में भी मेरे पास 0 है, थर्ड सेंटेंस में बेड कितनी दफा है? 2 टाइम्स। 2 2 टाइम। टाइम्स। तो यहाँ पे उसका काउंट आएगा। ये है काउंट वेक्टराइजर की लॉजिक। सबसे पहले डॉक्यूमेंट लेगा, सारे वर्ड्स को वोकैबुलरी में तोड़ेगा, जैसे वोकैबुलरी जनरेट कर लेगा हर एक उस पर जाएगा और चेक करेगा इस डॉक्यूमेंट में पर्टिकुलर ये वर्ड कितनी दफ़ा अकर किया है। जितनी दफ़ा आएगा वहाँ पे उसकी मैट्रिक्स में उस जगह पे उतनी वैल्यूज लिख देगा, जैसे यहाँ पे मैंने 2 लिखी। सही है, लॉजिक क्लियर हो गई इसकी पूरी? क्लियर है? यस। ओके, अब जब ये क्लियर है तो अब हम सिंपली क्या करना है, काउंट वेक्टराइजर को मैंने ऊपर कॉल किया था, इसको कॉल किया, फिर ट्रांसफॉर्म किया और स्पीच इसको भेजा। जैसे मैंने इसको भेजा, ये मैट्रिक्स आया है मेरे पास, इस मैट्रिक्स को हम थोड़ा सा शो करके देखते हैं। ठीक है, इसने मैट्रिक्स जनरेट किया असल में, जैसे कि मैंने दिखाया था, वो मैट्रिक्स 2 एरे 10, सिर्फ मैंने इसको एरेज में कन्वर्ट किया 2 डायमेंशनल में चेक करने के लिए, और सिर्फ 10 वैल्यूज उठाएंगे, 10 एरेज उठाए, यानी रॉज। अब जब देखें यहाँ पर देख रहे हैं 2 आ रहा है, इसका मतलब कोई ऐसा वर्ड था जो 2 टाइम अकर किया है। सही है? ये क्लियर है कैसे कन्वर्ट किया? यस। ठीक है, सिंपल हमने ये एक देखा है, वो एरे 2 एरे, ठीक है। अच्छा, ये टोटल इसने बता दिए कितने हैं। फीचर नेम्स, ये फीचर नेम बेसिकली क्या है? ये क्या है? वोकैबुलरी जो लर्न हुई है। सही है। और अब जरा हम देखते हैं कि फीचर नेम्स, एक दफा ये काम भी तो करके देख लेना, फीचर नेम आए कितने हमारे पास डॉक्यूमेंट्स में।
लेंथ ऑफ ये रहे, ओ सॉरी, हाँ, यानी हमने 9000 के करीब वर्ड्स जो हैं इसके अंदर अकर किए थे हमारे पास जो ये टेक्स्ट था डॉक्यूमेंट। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट वन, अब मैंने इसका डेटा फ्रेम बनाना है। डेटा फ्रेम में कैसे बनाऊंगा, क्योंकि मुझे पूरा मैट्रिक्स लिखना है और मैट्रिक्स के जो कॉलम होंगे, जो यानी नाम होगा, वो बेसिकली वो होंगे जो आपके फीचर्स हैं। ठीक है, तो मैंने फीचर नेम लिखा, फीचर नेम्स को यहाँ पास किया, ऐड प्रीफिक्स कर दिया। ऐड प्रीफिक्स से क्या हुआ कि काउंट बता रहा है कि काउंट आ जाएगा, इस तरीके से लिखा हुआ। ये आ गए सारे फीचर्स। ठीक है, ये जील जो है लास्ट इस डॉक्यूमेंट के अंदर 3 दफा आया है। ठीक है, अब हम एक नया लास्ट वेक्टराइजर है TF-IDF। अब इसके अंदर प्रॉब्लम पता है क्या? प्रॉब्लम ये है, फॉर एग्जांपल मेरे पास, मुझे दो डॉक्यूमेंट्स के अंदर ये चेक करना है कि कितनी ज़्यादा सिमिलैरिटी है। ठीक है, कितनी ज़्यादा सिमिलैरिटी है। सिमिलैरिटी की बेसिस अब क्या होगी? सिमिलैरिटी की बेसिस मैं देखता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं शेयर कर रहा हूँ इसको। ठीक है, मेरे पास एक टेक्स्ट था जिसके अंदर मेरे पास लिखा हुआ था कि प्रोडक्ट वाज गुड, अब मुझे बताएं इन दोनों में क्या कुछ चीजें, इन दोनों का सेंटिमेंट क्या है पहले और दूसरे का? पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। नॉट सॉरी बैड। पॉजिटिव, नॉट बैड तो भी सही, मॉडरेट। हाँ, नॉट बैड का भी एक तरीके से मॉडरेट और पॉजिटिविटी की तरफ है। नॉट बैड हमारे पास पॉजिटिविटी के सेंस में जाता है, कभी ऐसा नहीं होता कि जब बैड लिखते हैं हम इसका मतलब है कि नेगेटिव है कम्प्लीटली। तो ये जो है एक तरीके की टेंड्स टूवर्ड पॉजिटिविटी है, तो नॉट बैड। अब ये वाली बात जो है, मैं अगर इन दोनों सेंटेंसेस को कंपेयर करवाने जाऊंगा और कंपैरिजन का जो वो रखूंगा मैं मैट्रिक्स के अंदर, क्योंकि काउंट का है, तो मैं तो प्रॉब्लम हो जाएगी, सेंटिमेंट आएंगे ही नहीं। ठीक है, अब मुझे सेंटिमेंट्स को कवर करना है। ठीक है, ये भी लेना है कि सेंटिमेंट किस तरीके के हैं, कौन से हैं, इसकी इंटेंसिटी चेक करनी है कि इंटेंसिटी क्या होगी हर एक डॉक्यूमेंट में। तो एक नई टेक्निक हमने यूज़ की इसकी जगह, जो काउंट की वजह से मसला आया है कि काउंट के अंदर हम लोग सिर्फ उसके अंदर कनेक्शन नहीं बना सकते, तो हम एक नई चीज़ यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं TF-IDF, टर्म फ्रिक्वेंसी इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रिक्वेंसी। ये बहुत लंबा सा नाम है और इसका वैसे फॉर्मूला ऊपर गिवन है कि ये करता क्या है, काउंट ऑफ वर्ड अकरेंस। ये सिंपल, अगर मेरे पास एक वर्ड है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मेरे डॉक्यूमेंट में कितनी दफ़ा आया, टोटल वर्ड्स इन अ डॉक्यूमेंट, उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में कितने वर्ड्स थे वो सारे से डिवाइड किए, देन डिवाइडेड बाय log of that number of docs words is in and total number of, ये फॉर्मूला थोड़ा इसको एक दफ़ा गो थ्रू करेंगे ना, ये समझ आ जाएगा, लिखा हुआ तो सीधा सीधा ही है। ठीक है, इसका फायदा क्या है, अगर मैंने TF-IDF को अप्लाई किया ना, अब चेक करें यहाँ पे क्या आ रही है, वैल्यूज फ्लोट में आ रही है। सही है, अब इससे बेनिफिट क्या होगा? इससे बेनिफिट ये होगा कि मेरे पास जब मैं डॉक्यूमेंट्स को कंपेयर करवाने जाऊंगा, दो लोगों के रिव्यूज को कंपेयर करवाने जाऊंगा, देखिए प्रोडक्ट वाज गुड और प्रोडक्ट वाज नॉट बैड, तो यहाँ पे काउंट के अंदर तो मस्त प्रॉब्लम थी, लेकिन ये जो वैल्यूज हैं ये बेसिकली उसकी इंटेंसिटी को लर्न करके लेके आ रहे हैं। ठीक है, उन वर्ड्स के ऊपर डॉक्यूमेंट के अंदर, तो हम लोग इस मैट्रिक्स की बेसिस पे कंपैरिजन करवा सकते हैं कि अदर वो कितने सिमिलर है एक दूसरे से। इस फॉर्मूले की ना थोड़ी सी और डिटेल जो है, क्योंकि मैं अब इसमें सॉल्व करके दिखा नहीं सकता, क्योंकि अगर ये पूरा तरीके से मैं सॉल्व करवाऊँ ना तो समझ आएगा कि वजह क्या है। एक कॉन्सेप्ट है, ये लिख लें आप लोग। इसके अंदर ये जो, हाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो मैं बताना भूल गया, ये जो हम बना रहे हैं इसको हम कहते हैं बैग ऑफ वर्ड्स। ये बैग ऑफ वर्ड्स का कॉन्सेप्ट। ठीक है, कि हमने क्या किया, वर्ड्स के बैग बनाया मीन्स आपने एक मैट्रिक्स बना दिया पूरा। तो
इसकी है ना थोड़ी सी एक्सरसाइज आप इंटरनेट पे सर्च कीजिएगा, आपको इससे प्रॉपर और ज़्यादा समझ आ जाएगी, वरना टाइम नहीं, वरना मैं इसको सॉल्व करके दिखा सकता, तो आपको समझ आ जाता है ये हो क्यों रहा है ऐसा। अगेन फीचर्स तो वही सिमिलर, लेंथ उतनी ही आई है। मैंने अगेन डेटा फ्रेम बना दिया और डेटा फ्रेम चेक किया, देन अब मेरे पास कंपैरिजन आसान हो गया कि जो ज़्यादा इनके सिमिलर हो गए ना, अबंडेंस से सिमिलर जो भी वर्ड होगा फॉर एग्जाम्पल, तो वो हम लोग बता सकते हैं। ठीक है, ये इनके ये काउंट फैक्टराइजर अच्छा क्यों नहीं रहता, क्योंकि मैंने बताया कि सिमिलैरिटी का इशू आता है कि आपने सेंटिमेंट्स को चेक करना है, दोनों में सिमिलैरिटी इंडेक्स बिठाना है। ठीक है, वो सिमिलैरिटी आप नंबर ऑफ काउंट्स की बेसिस पे नहीं बता सकते, क्योंकि हम काम टेक्स्ट के ऊपर कर रहे हैं और टेक्स्ट के अंदर इसके अंदर सेंटिमेंट्स का होना बड़ा जरूरी है कि इमोशन क्या था। अब वो इमोशन नंबर ऑफ काउंट से नहीं आ सकता। अब मैं कोई बंदा ऐसे आगे बोलता प्रोडक्ट वाज गुड 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 गुड, अब 5 दफा उसने गुड बोल दिया, अब इसका मतलब कि भाई क्या था ये। अब एक बंदा आता है प्रोडक्ट वाज मार्वलस, अब इसका सेंटिमेंट क्या था, दूसरे का सेंटिमेंट कितना था, इनके रिलेशनशिप्स कैसे बनाएंगे अब सिमिलैरिटी। तो उस सूरत में हम इस तरीके के जो वेक्टराइजर टेक्निक है टेक्स्ट टू नंबर करने में, ये काम की चीज है। ठीक है, क्लियर हो गया ये। मतलब सर ये जो फॉर्मूला है ये ऑटोमेटिकली जैसे नॉट बैड को एज अ गुड कंसीडर कर लेगा। यस, वो उसकी नहीं, उसकी अच्छा फ्रीक्वेंसी की बेसिस पे देखेगा। ठीक है, कि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है डॉक्यूमेंट्स के अंदर। मैं एक वो बात बोल रहा हूँ, एक एक है ना इसके ऊपर वीडियो कोई और है ना, प्रॉब्लम जो सॉल्व हुई हुई उसके ऊपर चेक कर लीजिएगा, तो आपको समझ आ जाएगी ये वाली बात, क्योंकि अगर ये सॉल्यूशन से किया ओके जाए ना तब ज्यादा समझ आती है ये बात। ठीक है, क्लियर है। जी सर। Yes. चलें बस फिर, ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना काफ़ी है। अब बस हमारी लास्ट 2 क्लासेस रह गई हैं, एक में मैं लास्ट में एक क्लास है हमारे पास